अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं इमरान खान उड़ान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की कुछ क्लासेस में हमने एंजाइम एक्टिविटीज़ पर रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह से जो एलोस्टेरिक एंजाइम है उनकी सरफेस पर एक मॉड्यूलेटर या इफेक्टर मॉलिक्यूल जब लग जाता है तो वो कैटालिटिक साइट पर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को प्रभावित करता है। इसी तरीके से दोस्तों, हमने फीडबैक इनहिबिशन में देखा कि एक मल्टी स्टेप मेटाबॉलिक प्रोसेस में किस तरह से जो एंड प्रोडक्ट है वो इनिशियल एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और इस इनहिबिशन के बाद में वो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो सीज हो जाता है और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो बंद हो जाता है। इसी कड़ी में फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो आगे एक और जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो है रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन यानी यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के बनने की बात हो रही है। यानी कोवेलेंट बॉन्ड या तो बनेगा या फिर ब्रेक होगा। और रिवर्सिबल का मतलब हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड बन भी सकते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं वो टूट भी सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे किसके साथ? निश्चित रूप से एंजाइम बनाएगा, लेकिन किसके साथ बनाएगा? तो इसके रेफरेंस में कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एंजाइम्स के साथ बनाते हैं। अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो कई तरह के फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे फास्फेट ग्रुप का एंजाइम की सरफेस पर कोवेलेंटली आकर लगना, इसी तरीके से मिथाइल का लगना, इसी तरीके से एसिटाइल का लगना, एडीपी राइबोज का लगना, यूबिक्यूटीन का लगना और यूरिडीन का लगना। इस तरह से कई प्रकार के जो फंक्शनल ग्रुप है वो एंजाइम की सरफेस पर कोवेलेंटली आकर अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद वो जो एंजाइम की एक्टिविटी है उस पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये प्रभाव जो हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। और ये जो फंक्शनल ग्रुप आकर लगेंगे ये रिवर्सिबल नेचर रखेंगे, यानी ये लग भी सकते हैं और ये अलग भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके से हम इस रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन को अगर ज़्यादा बेहतर ढंग से समझना चाहें तो इसे समझने से पहले मैंने एक सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे आप लोगों के सामने बनाया है। इस सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रभाव जो हैं जनरली ये एंजाइम दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे अगर हम बात करें कि एंजाइम यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में करीब 30% जो प्रोटीन हैं वो फास्फोरिलेटेड फॉर्म में रहते हैं, एक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जो एंजाइम है उसके फास्फोरिलाइजेशन के नेचर को अगर अच्छे से समझ पाएंगे तो हमें आसानी होगी इस रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन को समझने में। फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहाँ पर सिग्नलिंग कैस्केड बनाया है ये ग्लूकेगोन या एपिनेफ्रिन सिग्नलिंग कैस्केड है। हम लोग ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड के फॉर्म में रहता है। मान लीजिए फास्टिंग की कंडीशन है या एक्सरसाइजिंग कंडीशन है या स्ट्रेस की कंडीशन है, कई स्थितियां ऐसी होती है जिसमें हम हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन से गुजरते हैं, जिसमें ग्लूकोज की कमी जो है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो प्लाज्मा ग्लूकोज है उसे मेंटेन करने के लिए ये जो ग्लूकेगोन हार्मोन है ये काम करता है। हम जानते हैं कि ग्लूकेगोन हार्मोन जो है वो पैंक्रिया की आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल से सिक्रेट होता है। इसी तरीके से जो इंसुलिन हार्मोन है जो इसके उल्टे काम करता है, यानी कि वो एक्सेस में ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज होने पर उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज में मदद करता है, तो वो बीटा सेल से सिक्रेट होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ग्लूकेगोन की जो कि अल्फा सेल से सिक्रेट होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फास्टिंग कंडीशन में या स्ट्रेस की कंडीशन में जो ग्लूकेगोन है वो पैंक्रियाटिक सेल से सिक्रीट होता है और सिक्रीट होने के बाद
ये ज़्यादा प्रभावी ढंग से जो लीवर सेल्स हैं उनमें अपना काम करते हैं। तो दोस्तों, अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो बाइलेयर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर हमें एक रिसेप्टर दिखाई दे रहा है। ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। इसे हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है, ये एक तरफ यहाँ पर जो है वो लिगेंड के साथ बाइंड होता है बाहरी सिरे पर, यानी सेल की आउटर पोजीशन पर। वहीं दूसरी तरफ ये इनर सेल मेम्ब्रेन की साइड में जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन ट्राइमर के साथ जुड़ता है, जिसे हम जी प्रोटीन कहते हैं। इसी के आधार पर इसका नाम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है। फ्रेंड्स, सामान्य स्थिति में जब ये लिगेंड इसकी सतह पर बाइंड नहीं होता है तो इस स्थिति में ये जो जी प्रोटीन ट्राइमर होता है, यहाँ पर अंदर की साइड में ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इस जी प्रोटीन ट्राइमर में हम देख सकते हैं कि इसमें 3 सब यूनिट्स हैं। इसकी पहली सब यूनिट जो है वो अल्फा सब यूनिट है, सेकेंड सब यूनिट जो है वो बीटा सब यूनिट है, और इसकी जो थर्ड सब यूनिट है वो इसकी गामा सब यूनिट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 सब यूनिट्स जो हैं यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इसकी जो अल्फा सब यूनिट है, इस अल्फा सब यूनिट पे ये जीडीपी सामान्य स्थिति में अटैच रहता है। लेकिन जैसे ही ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड यहाँ पर इस रिसेप्टर की सरफेस पर आकर लगता है, इसके लगने के साथ ही ये जो रिसेप्टर है इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, और इसमें जो चेंजेस इंड्यूस होते हैं उन्हीं के थ्रू आगे वही चेंजेस जो हैं वो इस इनएक्टिव जी प्रोटीन ट्राइमर को इंड्यूस करते हैं। जैसे ही ये जी प्रोटीन जो है इस पर ये सिग्नल रिले होते हैं, वैसे ही सबसे पहले ये जो जी प्रोटीन ट्राइमर है इसकी अल्फा सब यूनिट से ये जीडीपी जो है इसका रिप्लेसमेंट जो है वो जीडीपी के द्वारा कर दिया जाता है। यानी अल्फा सब यूनिट से जीडीपी हट जाता है और इसकी जगह जीटीपी आकर लग जाता है। जीटीपी के लगने के साथ ही ये जो जी प्रोटीन ट्राइमर है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ये जी प्रोटीन ट्राइमर जैसे ही एक्टिव फॉर्म में आएगा तो अब ये आगे की तरफ मूव करता है। सामान्य स्थितियों में आगे जाने पर ये जो जी प्रोटीन ट्राइमर है ये यहाँ पर डिसोशिएट होता है, यानी कि इसकी जो अल्फा सब यूनिट, एक्टिव अल्फा सब यूनिट विद जीटीपी जो है वो बीटा और गामा कॉम्प्लेक्स है, यानी बीटा गामा सब यूनिट जो है उन दोनों से सेपरेट हो जाती है। सेपरेट होने के बाद ये जो अल्फा सब यूनिट जीटीपी के साथ जो है आगे की ओर मूव करती है और एक और अन्य ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसे हम एडिनाइलेट साइक्लेज के नाम से जानते हैं इसकी सरफेस पर आकर लगती है, इसे इंड्यूस करती है। जैसे ही ये सिग्नल इस एडिनाइलेट साइक्लेज तक पहुंचते हैं, ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो है वो एटीपी का कन्वर्जन साइक्लिक एएमपी में कर देता है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस हमने यहाँ से सिग्नलिंग से लेकर के यहाँ तक पढ़ा, ये साइक्लिक वे में उस वक्त तक काम करता है जब तक लिगेंड इसकी सतह पर आकर लगते हैं। फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली ये जो एडिनाइलेट साइक्लेज है ये एटीपी का कन्वर्जन साइक्लिक एएमपी में करता रहता है। थोड़े से समय में ये कई सारे साइक्लिक एएमपी के मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर तैयार कर देता है। इस प्रोसेस में अगर हम आगे समझें, अगर हम एक बार इस हिस्से को कंसीडर करें तो फ्रेंड्स मान लीजिए ये सिग्नल रिले करने के बाद, यानी कि प्रॉपर साइक्लिक एटीपी से साइक्लिक एएमपी के फॉर्मेशन के बाद इस जीटीपी की इस अल्फा सब यूनिट के पास एक और अन्य प्रोटीन मॉलिक्यूल आकर यहाँ लगता है जिसे RGS यानी कि रेगुलेटर फॉर जी प्रोटीन सिंथेस कहते हैं। ये जो सिग्नल्स, रेगुलेटर फॉर जी प्रोटीन सिग्नलिंग, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जब यहाँ पर आकर लगता है तो ये वापस से इस जीटीपी का हाइड्रोलाइसिस कर देता है
और इसे जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से जो अल्फा सब यूनिट है ये वापस अपनी इनएक्टिव फॉर्म में आ जाती है। ये वापस आगे की तरफ जाकर अल्फा और बीटा सब यूनिट के साथ जुड़ जाती है और अपनी जो पहले की पोजीशन है उस पर आकर लग जाती है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस उस वक्त तक काम करता रहता है जब तक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो इस रिसेप्टर, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, जिसे हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, इसकी सरफेस पर लिगेंड बाइंड होने के साथ ही ये साइक्लिंग प्रोसेस यहाँ पर काम करता रहता है। तो ये साइक्लिंग प्रोसेस है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ ग्लूकेगोन के लिए ही काम नहीं करता, कई अन्य तरह के प्रोसेसेस भी हैं। आगे हम जब सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कौन कौन से जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है जिनमें ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यहाँ पर काम करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा मेन जो आज का इस जो सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे को दिखाने का पर्पस है वो इन एंजाइमेटिक प्रोसेसेस में फास्फोरिलाइजेशन को बताना है। तो इस तरह से जो ये एडिनाइलेट साइक्लेज की प्रेजेंस में एटीपी का कन्वर्जन साइक्लिक एएमपी में होता है। ये साइक्लिक एएमपी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि यूकैरियोटिक सेल्स में फास्फोरिलाइजेशन प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, एक एंजाइम है PKA यानी कि प्रोटीन काइनेज ए। ये जो प्रोटीन काइनेज ए है दोस्तों, ये एंजाइम करीब अगर हम बात करें तो 500 तरह के 500 टाइप्स ऑफ PK यानी प्रोटीन काइनेज जो हैं वो अभी तक सर्च किए जा चुके हैं। ये प्रोटीन काइनेज जो हैं बेसिकली अमीनो एसिड्स की सेरीन थ्रियोनिन सरफेस पे जो OH ग्रुप होता है उसका फास्फोरिलाइजेशन करते हैं, इसलिए इनका एक नाम सेरीन काइनेज या थ्रियोनिन काइनेज के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में कुल 4 सब यूनिट हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन 4 सब यूनिट में जो इस तरफ की जो 2 सब यूनिट हैं ये कैटालिटिक सब यूनिट होती है और जो पीछे की जो 2 सब यूनिट्स होती है ये रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती हैं। सामान्य स्थिति में ये रेगुलेटरी सब यूनिट्स जो हैं दोनों इन कैटालिटिक सब यूनिट्स को बांधे रखती है, यानी इनको रेगुलेट करती है, जिसकी वजह से ये कैटालिटिक सब यूनिट्स जो हैं अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। यानी कि रेगुलेटरी सब यूनिट लगने के बाद ये जो PKA है अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। यहाँ हम जिस एंजाइम की बात कर रहे हैं इस ग्लूकेगोन के रेफरेंस में वो है प्रोटीन काइनेज ए। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन होता है, ये साइक्लिक AMP बनने के बाद ये जो रेगुलेटिंग सब यूनिट्स हैं, इन रेगुलेटिंग सब यूनिट्स की सतह पर ये जो आपको साइट्स दिखाई दे रही है रेगुलेटरी साइट्स, इन रेगुलेटरी साइट्स पर ये साइक्लिक AMP आकर लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं। साइक्लिक AMP के रेगुलेटरी साइट पर आकर लगने के बाद इन दोनों के बीच में यानी कैटालिटिक साइट और रेगुलेटरी साइट के बीच में डिसोसिएशन हो जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये रेगुलेटरी साइट जो है ये इस तरह से इस कैटालिटिक साइट की एक्टिव साइट को जो है वो क्लोज रखती है, लेकिन जैसे ही साइक्लिक AMP आता है ये कैटालिटिक साइट जो है ये पूरी तरीके से रेगुलेटरी साइट से फ्री हो जाती है। यहाँ इस PKA का एक्टिव फॉर्म में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि ये PKA जो है आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करेगा और अन्य एंजाइम जो हैं उनके फास्फोरिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, ये PKA, एक्टिव PKA आगे क्या करेगा इसे समझने से पहले हम एक और एंजाइम है, इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जिसका नाम है फास्फोराइलेज काइनेज। यानी फास्फोराइलेज काइनेज जो है, इस फास्फोराइलेज काइनेज पर ये एक्टिव PKA काम करता है। अगर हम इस फास्फोराइलेज काइनेज की स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें टोटल 16 सब यूनिट यानी 16 सब यूनिट होती है। बिल्कुल बीच में जो आपको ये 4 सब यूनिट दिखाई दे रही है ये इसकी बीटा सब यूनिट्स होती है। इन बीटा सब यूनिट्स के बाद ये गामा सब यूनिट्स इसके किनारों पर लगी है और गामा सब यूनिट के बाद इसमें डेल्टा सब यूनिट्स भी होती है और ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है ये यहाँ पर अल्फा सब यूनिट्स होती है। यानी कि इसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा 4 तरह की 16 सब यूनिट्स टोटल पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें इन 16 सब यूनिट में
केवल जो गामा सब यूनिट्स हैं जो यहाँ पर ग्रीन कलर में शो है, ये सब यूनिट कैटालिटिक सब यूनिट्स की तरह व्यवहार करती है। बाकी तीनों की तीनों यानी जो शेष 12 सब यूनिट्स हैं वो रेगुलेटरी सरफेस की तरह यहाँ पर काम करती हैं। लेकिन इस एंजाइम, ये सामान्य स्थिति में जो एंजाइम हमें दिखाई दे रहा है ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में है, यानी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर होंगे तो ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आता है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो अब ये pKa यहाँ पर करता क्या है? फ्रेंड्स, ये pKa इसकी बीटा सब यूनिट्स पर काम करता है, यानी ये pKa एंजाइम जो है ये इसकी बीटा सब यूनिट को फास्फोरिलेट करता है। ये बीटा सब यूनिट पे सभी जगह फास्फेट ग्रुप को आकर लगा देता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो है वो ATP के मॉलिक्यूल्स को ADP में कन्वर्ट कर देता है और फास्फेट ग्रुप को यहाँ पर बीटा सब यूनिट पर लगा देता है। लेकिन ये अभी इसका जो कंप्लीट जो एक्टिवेशन है वो अभी नहीं हुआ, ये इसका हम एक पार्शियल एक्टिवेशन मान सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अब भी इसे और एक्टिव होने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ये जो अल्फा सब यूनिट की हम बात कर रहे हैं, अगर हम अल्फा सब यूनिट के बारे में जानें तो ये अल्फा सब यूनिट जो है ये इस एंजाइम के लिए कॉल मॉड्यूलियन की तरह है, यानी कैल्शियम के जो आयन है वो आकर के इन अल्फा सब यूनिट पर अटैच होते हैं। ये कैल्शियम के आयन कहाँ से आते हैं? तो ये जो कैल्शियम के आयन है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या मान लीजिए हार्मोन्स के थ्रू या नर्व इम्पल्स के थ्रू, ये जो भी कैल्शियम आयन है वो यहाँ आकर इसकी अल्फा सब यूनिट पर अटैच हो जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम आयन यहाँ आते हैं तो ये कंप्लीट, अब अगर हम इस एंजाइम को देखें जो फास्फोराइलेज काइनेज है तो फास्फेट बीटा ग्रुप पे और कैल्शियम जो है वो अल्फा सब यूनिट पर आकर, चारों सब यूनिट पर आकर जब लग जाते हैं तो ये एंजाइम जो है अपनी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से ये फास्फोराइलेज काइनेज एंजाइम एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाने के बाद आगे इस फास्फोरिलेज काइनेज एंजाइम का भी एक रोल होता है। ये फास्फोरिलेज काइनेज एंजाइम जो है वो आगे एक अन्य एंजाइम पर काम करता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली हम कहें तो जो रिवर्सिबल कोवैलेंट मॉडिफिकेशन है उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ ये जो ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम है फ्रेंड्स, ये भी अपनी पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसे हम इसकी बी फॉर्म कहते हैं, यानी इनएक्टिव बी फॉर्म में ये ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम रहता है। इस इनएक्टिव बी फॉर्म पे उसी तरह का काम जो pKa ने इस एंजाइम पर किया, ये फास्फोरिलेज काइनेज एंजाइम जो है वो इस ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज बी पर करता है। ये एंजाइम भी ATP के 2 मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन जो है वो ADP में करवा देता है और दोनों जो फास्फेट ग्रुप हैं वो इसकी ये जो 2 सब यूनिट्स हैं, 2 सब यूनिट की फॉर्म में ये एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है और दोनों सब यूनिट पर जो फास्फेट ग्रुप है वो आकर लग जाते हैं। फास्फेट ग्रुप के लगने के साथ ही ये जो फास्फोरिलेज ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज जो है अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है जिसे हम A फॉर्म कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फास्फोरिलेज बी एंजाइम है वो फास्फोरिलेज ए एंजाइम में कन्वर्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्टिवेशन करता है फास्फोरिलेज काइनेज भी, जो फास्फेट ग्रुप इसकी सतह पर लगाएगा वो इसके सेरिन अमीनो एसिड के हाइड्रोक्सी ग्रुप पर लगाता है। जैसा कि अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इसका जो ऑक्सीजन है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा, हाइड्रोजन बाइंडिंग एफिशिएंसी इससे बढ़ेगी और इससे ये एनर्जी रिच हो जाएगा, क्योंकि जब ATP का डिसोसिएशन होगा ADP में तो वो जो एनर्जी है तो उस एनर्जी को भी स्टोर्ड फॉर्म में रख सकता है। फ्रेंड्स, इसके आगे अगर हम बात करें तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जैसे फास्फोरिलेज काइनेज एंजाइम ने इनएक्टिव फास्फोरिलेज बी को A में कन्वर्ट किया, ठीक उसी तरीके से जब इसके एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है तो इसका जो हाइड्रोलाइसिस है वो करवा करके वापस इसे अपनी नेचुरल पोजीशन में लाया जा सकता है। और जो एंजाइम है जो इसके लिए काम करता है उसका नाम है प्रोटीन फास्फेटेज, यानी प्रोटीन फास्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में वापस से ये फास्फोरिलेज ए एंजाइम जो है ये फास्फेट को रिमूव करके अपनी नॉर्मल कंडीशन यानी फास्फोरिलेज बी के अंदर आ सकता है। और इस प्रोटीन फास्फेटेज को इस जो ग्लाइकोजन का जो हम डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं, जब ग्लाइकोजन से हमें ग्लूकोज लेनी होती है उस समय ये जो pKa एंजाइम है ये एक्टिव होने के बाद उस वक्त तक, जब तक कि ये प्रोसेस
पूरा कंप्लीट ना हो तब तक प्रोटीन फास्फेटेज को भी ये प्रोटीन काइनेज इनहिबिट करता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ग्लूकेगोन का सिग्नलिंग कैस्केड है, इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। अब अल्टीमेटली फ्रेंड्स, अगर बात करें, मान लीजिए ये फास्फोरिलेज ए जो एंजाइम है, यानी कि हमने ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज को एक्टिवेट कर दिया। अब इसका क्या रोल है? ये फास्फोरिलेज एक्टिवेटेड ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसे हमने ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज कहा, तो ये ग्लाइकोजन पर जाकर अटैक करता है। ये ग्लाइकोजन के अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करेगा, जिससे ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में, जो ग्लाइकोजन से एक मोनोमर जो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का रिमूव होता है। इसका फास्फोराइलेशन जो है वो भी इस एंजाइम के थ्रू ही किया जाता है। तो इस तरह से हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिलता है, और यही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर या ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जाकर जो है वो एटीपी के फॉर्म में ए सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यहाँ पर काम कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके से हम एपिनेफ्रिन की बात करें तो जनरली एपिनेफ्रिन जो है वो मसल सेल्स के अंदर जो है वो यही प्रभाव शो करता है। यहाँ पर जैसे ये ग्लूकेगोन रिसेप्टर है, जैसे हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहा, उसी तरीके से वो एपिनेफ्रिन का जो रिसेप्टर होगा, एंडोनर्जिक रिसेप्टर जो है वो यहाँ पर काम करता है। तो ये फ्रेंड्स, आज हमने दरअसल में ये जो कैस्केड मैंने आपको दिखाया, ये बताने के लिए दिखाया कि किस तरह से जो है एंजाइम जो है एक्टिवेट होते हैं, और उसके बाद जो है उसका फास्फोराइलेशन जो है उसे एक्टिवेट करके आगे एक बायोकेमिकल रिएक्शन में प्रोसीड करता है। तो फ्रेंड्स, ये ग्लूकेगोन या एपिनेफ्रिन का जो सिग्नलिंग कैस्केड है, इसे हमने समझा। और अब आगे जो है थोड़ी और इसके बारे में, इसके अलावा भी एक सिग्नलिंग प्रोसेस के बारे में और हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद हम जो रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है उसको जो है विस्तार में, उसके जो भी उसमें ग्रुप ऐड होते हैं उनके बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए। थैंक यू।